हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हमने पढ़ा था बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो देखिए, यह हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने फिर भी कहा अगर स्थायी ज्ञान के लिए आपको पहले उनके बारे में पढ़ना होता है। हम अंत में ट्रिक के माध्यम से भी आपको, जैसा कि आप हमारे पेज पर देख सकते हो कि ट्रिक लिखी है, लेकिन ट्रिक को समझने से पहले इनके सार को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से कौन से गवर्नर जनरल आए और क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म बीके स्टडीज प्रोवाइड कराता है यूट्यूब पर। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। इतना अगर आप कर पाए तो यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य होगा। आइए शुरू करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल में पहले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए, अब इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन आएगा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। याद रखें, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी क्या थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1833। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1833 से 1835। तो इतना याद रखेंगे कि अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल दोनों एक ही हैं। 1833 में विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। इनके द्वारा जो सुधार किए गए थे उनके लिए यह बहुत प्रचलित है। बेंटिंग ने कोड ऑफ डायरेक्टर यानी सीओडी, जब आप मेरे पॉलिटी के वीडियो देखेंगे, जब एक्ट चलेगा, तो 1833 के चार्टर एक्ट में मैंने पढ़ाया था सीओडी और बीओडी के बारे में, तो आप ये लिंक वहाँ से देख सकते हैं। कोड ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। इन्होंने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। उस समय ठग वगैरह चलते थे। देखिए, अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, तो उस तरीके की ही समुद्र में क्या करा था, लूट पाट मचाई जाती थी, तो उनके लिए यहाँ पर कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। बेंटिंग के कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। इस प्रकार मैकाले विलियम बेंटिंग का भारत के शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान। इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। क्या किया, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अब दूसरे आते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। ये रहते हैं 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक, यानी कि मात्र 1 साल के लिए इन्हें बनाया। देखिए, इनका प्रमुख क्या रहा, तो चार्ल्स मैटकॉफ को जो कामों के लिए जाना जाता है उसमें है भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया। समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया। अब देखिए, कल आपको वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया था किसने प्रतिबंध लगा, तो आपको आज कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो आपको उसमें कमेंट करना है। इसके कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रेस का मुक्तिदाता या प्रेस एक्ट कब आया था, तो प्रेस एक्ट 1835 में। प्रेसों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ। अब आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, 20 मार्च 1836 से 4 मार्च 1842, यानी 6 साल का कुल इनका कार्यकाल रहा। देखिए, ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था,
तो 1838 से 1842, 1838 से 1842 में एक आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। तो कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की क्या कराई? मरम्मत। ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति थी। तो देखिए उस समय यहाँ से विदेश, जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो यहाँ से एक विद्यार्थियों का दल लेकर कहाँ गए थे? ब्रिटेन। ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इन्होंने सरकारी स्कूलों में अनेक छात्रवृत्ति भी प्रारंभ की। सरकारी स्कूलों में क्या की? छात्रवृत्ति प्रारंभ की और शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा को भी बनाया। अब आते हैं चौथे, लॉर्ड एलनबरो, 28 फरवरी 1842 से जून 1844, यानी मात्र 2 साल का इनका कार्यकाल था। तो देखिए क्या इनके बारे में है। एलनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ? समाप्त हुआ। 1843 में एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सिंध को क्या किया? पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य को में मिला लिया। इसके अलावा 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी एलनबरो के समय में हुआ। तो देखिए कभी आ जाता है दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 में। ठीक। लॉर्ड हॉर्डिंग 5वें नंबर पर आते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848। अब इनका कार्यकाल भी क्या रहा? 4 साल का रहा। कितने साल का रहा? 4 साल का। तो देखें लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 हुआ, जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अब कोई पूछे लाहौर की संधि कब हुई थी? तो लाहौर की संधि 1848 में हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नरबली प्रतिबंध लगाने के लिए इन्हें कैंपबेल की नियुक्ति की थी। देखिए जब 1857 की आप क्रांति पढ़ेंगे तो वहाँ पर कैंपबेल की मुख्य भूमिका रही। तो इस बारे में भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इस गवर्नर जनरल में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पर आते हैं वो है लॉर्ड डलहौजी। तो आइए चर्चा करते हैं। 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856। लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें अर्ल ऑफ डलहौजी कहा जाता था। डलहौजी एक कट्टर उपयोगितावादी एवं साम्राज्यवादी था, लेकिन डलहौजी को उनके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। 1848 में डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को, किसको मिलाया? सर्वप्रथम सतारा को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक। और डलहौजी के समय में ही कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। डलहौजी के समय में कौन सा युद्ध हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी किसके शासनकाल में हुआ? डलहौजी के। ठीक। इसके अलावा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश शासन में मिले। पंजाब का किस में मिले? ब्रिटिश शासन में मिले। और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। जो कोहिनूर हीरा था वापस किसे भेज दिया गया? रानी विक्टोरिया को। देखिए अब इसके अलावा अब देखिए इन्होंने 1848 में किसे मिलाया? सतारा को। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। तो सबसे अंत में हुआ अवध और सबसे पहले हुआ सतारा। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं।
डलहौजी के कार्यकाल में 1851 से 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1852 में बर्मा के लोअर बर्मा एवं पिगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के कार्यकाल में ही रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है। इनके कार्यकाल में भारत में दार्जिलिंग को सम्मिलित कर लिया गया। इसने 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। इनाम कमीशन यानी कि जिनमें भूमि पर जागीर नहीं पर कर नहीं लिया जाता था, उन्हें छीनना। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र यानी वुड डिस्पैच आया, जिसे भारत के शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। डलहौजी के समय में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। पंजाब में बारिश दोआब नहर का निर्माण कार्य की शुरुआत की और ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कार्य भी पुनः प्रारंभ कराया। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता के पर्ल हावर तक तो ये थी 1853 में। इसके अलावा डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? रेलवे का जनक। इनके ही फलस्वरूप महाराष्ट्र से थाने तक पहली ट्रेन 1853 में चलाई। यह एक मालगाड़ी थी। इस रेल सेवा को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नामक कंपनी ने प्रारंभ किया। याद रखेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नामक कंपनी ने प्रारंभ किया। तो इतना इनसे याद रखेंगे। फिर आते हैं कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का है आपका 28 फरवरी से 1856 से 1 नवंबर 1858, 2 साल। देखिए, कैनिंग इसके बाद वाइसराय बनते हैं, लेकिन वाइसराय का पद इन्हें 56 में ही दे दिया जाता है और वाइसराय का एक्ट कब आया था? 1858 में। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में जैसे ही भारत शासन अधिनियम आता है, इन्हें गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वाइसराय का पद बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था, यानी 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था और इस तरीके से मुगल सल्तनत का या मुगल काल का अंत समय किसके शासनकाल में आया? तो लॉर्ड कैनिंग। अब बात आती है, जैसे मैंने बोला था कि ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम केवल क्रम को याद कर सकते हैं। तो क्रम क्या है? बेटा मटके जैसे अंकल, एलियन से हार्ड फौजी केन लाया। तो देखा, बेटा से बैटिंग, फिर मटका, मटके से मैटकॉफ, अंकल ऑकलैंड, एलियन एलनब्रो, हार्डिंग, फौजी डलहौजी, केनी। अब देखिए, इसको और तरीके से याद कर सकते हैं। 2 बेटे 1 मटका 6 अंकल। 2 बेटे 1 मटका 6 अंकल। 2 बेटे का मतलब यानी 1833 से 1835। 1 मटका यानी 1835 से 1836। 6 अंकल 1836 से 1842। फिर क्या है? 2 एलियन यानी
एली या एली याद रखेंगे तो एली में कितने वर्ण हैं? 2, तो 2 एली, तो 2 साल कब? 1842 से 1844। फिर है हार्ड, हार्ड मैंने बोला हार्ड में कितने वर्ण हैं? 4, हार्ड में कितने वर्ण हैं? 4, तो 4 साल 1844 से 1848। फिर है फौजी, फौजी में कितने वर्ण हैं? 2, और हार्ड में कितने वर्ण हैं? 4, 4 दूनी 8, तो डलहौजी 8 साल, यानी 1848 से 1856। फिर आता है केन, केन में कितने वर्ष लगे? 2, यानी 1856 से 1858। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ट्रिक कैसी लगी, साथ ही कॉन्सेप्ट वाइज कैसा लगा, और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए आगामी समय में और भी इससे अच्छे वीडियो लाते रहें। आपके कमेंट, आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है, और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और भी वीडियो जो 22 राय पर आधारित होंगी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में केवल यस लिखें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।